हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी वसीन। आज हम एक और नया टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी में इनफैक्ट इंट्रोडक्शन टू बायोटेक की जो हमारी सीरीज़ चल रही है बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट सेम के लिए, उसमें एक जनरल इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे कल्चर करते हैं, क्यों कल्चर करते हैं और कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम समझते क्या हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आ जाती है कि हम सबसे पहले ये जानें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो मेरे हिसाब से मैं मान के चलती हूँ कि आप सबको पता होगा यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते और माइक्रोस्कोप की मदद लगे जिन्हें देखने में, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनकी जो स्टडी होती है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और माइक्रोबायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी से गहरा संबंध है ना। दोनों के मिक्सचर से जो है वो हम काफ़ी कुछ ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें नॉलेज होना माइक्रोब्स के कल्चर की। जैसे अभी तक मैंने फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स पढ़ाए प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, उसी तरीके से ये जो हमारा यूनिट है ये डील करता है माइक्रोबियल सेल कल्चर से और माइक्रोब से बनने वाले इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स से, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कल्चर क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कल्चर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या ज़रूरी है, आइसोलेशन करना, स्टेरिलाइजेशन करना, कौन कौन से कल्चर मेथड्स होते हैं, किस तरह से कल्चर को मेंटेन किया जा सकता है और कौन कौन से जो कल्चर मीडिया है वो यूज़ करे जा सकते हैं और माइक्रोबियल कल्चर करने के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि जो या तो यूनिसेल्युलर हों या मल्टी सेल्युलर हों लेकिन नेकेड आई से नहीं देखे जा सके। जनरली बैक्टीरिया, आर्की, फंजाई, प्रोटोजुआ, एल्गी और वायरसेस, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। और माइक्रोबियल कल्चर क्या है? जिस प्रकार से हमने प्लांट में देखा था कि हम प्लांट या एनिमल में एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसे आर्टिफिशियल कंडीशंस में आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड करके पूरा एनवायरनमेंट दे रहे थे ग्रो करने का और मल्टीप्लाई करने का, उस प्रोसेस को हम कह रहे थे प्लांट सेल कल्चर या एनिमल सेल कल्चर। इसी प्रकार से यदि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट से एक्सट्रैक्ट करके, आइसोलेट करके इन विट्रो कंडीशंस में, लैब कंडीशंस में जो उसके लिए ज़रूरी हैं वो न्यूट्रिएंट उसे मीडिया के माध्यम से प्रोवाइड करके लैब कंडीशंस में अगर ग्रो करते हैं, तो इस तरह से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर करना कहलाएगा माइक्रोबियल कल्चर। ठीक है। इट इज़ अ मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स बाय लेटिंग देम रिप्रोड्यूस इन प्री डिटरमाइंड कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल्ड या लेबोरेटरी कंडीशंस। यानी कि लेबोरेटरी कंडीशंस में यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, पूरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, तो उनका जो कल्चर है वो करना संभव है और इस तरह का कल्चर जो है वो माइक्रोबियल कल्चर कहलाता है। चीज़ें इसमें भी वही लगेंगी। वहाँ पर जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर या एनिमल टिश्यू कल्चर कर रहे थे तो हम एक टुकड़ा ले रहे थे प्लांट या एनिमल टिश्यू का, उसको हम एक्सप्लांट कह रहे थे। यहाँ पर हम डायरेक्टली माइक्रोब का स्टेन लेंगे कोई सा, उसको एक प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करेंगे। मीडिया यहाँ भी आपको समय समय पर बदलना है, जैसे आप हर कल्चर में बदल रहे थे, किसी भी कल्चर में मीडिया बदलना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि एक बार जो प्लांट सेल, एनिमल सेल या माइक्रोबियल सेल ने मीडिया यूज़ कर लिया है, जिसके न्यूट्रिएंट अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं, वो मीडिया अब न्यूट्रिएंट लेस हो गया है और ये ज़रूरी है कि हम उसका सब कल्चर करें, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब, उसका सब कल्चर करें और उसे फ्रेश मीडिया प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सके। तो अब पर्पज़ ऑफ कल्चरिंग क्या है? हम कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए भी कल्चर करते हैं ताकि हम एक कल्चर करें, फिर उसमें कुछ कॉलोनीज आएँ, उनको हम सब कल्चर करें, तो हम आइसोलेट कर सकें कि कौन कौन से इस कल्चर में। जैसे हम जब एक कल्चर करते हैं तो हमारे पास मिक्स कॉलोनीज आती हैं, फिर पर्टिकुलर जेनेरा और पर्टिकुलर स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रिपीटेड सब कल्चर करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे इकोलाई का हमने कल्चर किया, जैसे मैंने किया था अपने पीएचडी के दौरान, बहुत इकोलाई आइसोलेट करा शिप्रा रिवर के वाटर
से। तो हम क्या करते थे कि शिप्रा रिवर का वाटर लेकर उसको मेकॉन की अगार के ऊपर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक करके पोर कर देते थे, और उसमें जब पहली बार जो कॉलोनीज आती थी, पिंक कलर की कॉलोनीज आती थी, तो ये कहा जाता था कि इसमें कहीं इकोलाई है। अभी आपको कंफर्म करना है। तो इकोलाई की कॉलोनीज को हम पिकअप करके और फिर से फ्रेश मीडिया के ऊपर सब कल्चर करते थे, स्ट्रीकिंग करते थे। स्ट्रीकिंग, पोरिंग, प्लेटिंग, ये सब तरीके मैं धीरे धीरे आपको आगे जाते जाते तक समझाऊंगी। स्ट्रीकिंग करते थे, तो उसके बाद जो कॉलोनीज आती थी उनको लेकर हम बायोकेमिकल टेस्ट लगाते थे। उससे कंफर्म होता था कि वाकई ये बैक्टीरिया इकोलाई है कि नहीं। ऐसे ही हर बैक्टीरिया का, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना अपना प्रोसेस होता है। तो कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करने के लिए, यदि मान लीजिए मुझे यहाँ से प्योर कल्चर करना है, सिर्फ इकोलाई ही ग्रो करना है, तो मैंने वो जो इकोलाई का सब कल्चर किया है उसी को मैं सब कल्चर करती जाऊंगी और उसी को बायोकेमिकल टेस्ट लगाकर पूरा आइडेंटिफाई करूंगी, कंफर्म करूंगी। तो इस तरह से मैंने इकोलाई को यहाँ से आइसोलेट कर लिया। तो किसी भी अगर बैक्टीरिया या फंजाई को आइसोलेट करना हो, या किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया फंजाई की मुझे प्रॉपर्टी स्टडी करनी हो, या वैक्सीन बनाना हो, यदि मुझे वैक्सीन बनाना है तो मुझे उस पर्टिकुलर पैथोजन को अलग करके उसे डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं उसका कल्चर करूँगी। या उसकी मुझे सीरोटाइपिंग करनी है, यानी उसका जीनोमिक सिस्टम स्टडी करना है, या उसकी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स क्या रिस्पॉन्स देती हैं, ये स्टडी करना है। काउंट करना है उस बैक्टीरिया का, उसका स्टॉक कल्चर बना के रखना है कि इकोलाई को एक मीडिया में डाल के मैंने अगार स्लैंड बना दिया, या उसको मीडिया में डाल के फ्रिज के अंदर स्टोर कर दिया कि फिर कभी भी कल्चर चाहिए हो तो मैं इसमें से ले लूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इसे थ्योरेटिकली समझिए बहुत अच्छे से, तो ये आपको तब समझ में आएंगी जब आपको लैब में करके धीरे धीरे बताई जाएंगी। माइक्रोबियल मीडिया बताया जाएगा, पेट्री प्लेट की पोरिंग बताई जाएगी, माइक्रोब्स की स्ट्रीकिंग, पोरिंग, प्लेटिंग, ये सब बताया जाएगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी के लिए तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आइसोलेशन करना हो, उनका स्टॉक बनाना हो, उनकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करनी हो, उन्हें एज एंटीजेंस यूज़ करना हो, तो हम माइक्रोबियल कल्चर करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोबियल कल्चर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले माइक्रोब को उसके नेटिव हैबिटेट से अलग करें। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में मिलता है, पानी से उसे अलग करें। अगर कोई सॉइल में मिलता है, जैसे बहुत सारे फंजाई सॉइल में मिलते हैं, उनको वहाँ से अलग करें। अगर कोई एयर में मिलता है तो उसे एयर से आइसोलेट करें, है ना। तो उसके बाद स्टरलाइजेशन मेंटेन करें, कल्चर मीडिया प्रॉपर दें, और उस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइसोलेट कैसे करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? कॉमन सोर्सेज क्या हैं? सॉइल है, वाटर है, रिवर की मिट्टी, जो नदी की मिट्टी है वो है, लेक हैं, ये सब कॉमन सोर्सेज हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। हम यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं, और डायरेक्टली सॉइल से भी ले सकते हैं, सॉइल डाइल्यूशन से भी ले सकते हैं। ग्रेडियंट प्लेट मेथड, यानी कि पोरिंग, प्लेटिंग, स्ट्रीकिंग, पोरिंग, स्ट्रीकिंग और स्वैबिंग, ये 3 मेथड है कल्चर्स को वो करने के। अब ये क्या है मैं अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जब तुम लैब में आओगे तो मैं तुम्हें पहले लैब में बताऊंगी। अभी तो सिर्फ तुम इनके 3 के नाम याद रखो। ये मेथड जो है, इनसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं, या एरोसोल डाइल्यूशन से कर सकते हैं। डाइल्यूशन सीरीज बनाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं। फ्लोटेशन और सेंट्रीफिकेशन, सेंट्रीफिकेशन एक टेक्निक होती है जिससे जो हैवियर पार्टिकल होता है वो हैवी होने के कारण नीचे सेटल हो जाता है, और लाइटर पार्टिकल ऊपर से अलग किया जा सकता है। सेपरेशन टेक्निक है। इन सभी टेक्निक्स की मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा टेक्निक डिटेल में इसलिए नहीं बताई कि अभी आपके काम की नहीं है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे 5th सेम में, तो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। जहाँ माइक्रोबायोलॉजी का पूरा इंडिविजुअल पेपर आता है, वहाँ 2 पेपर हैं, तो वहाँ आपको पूरा बताया जाएगा। अभी आपके लिए जितना ज़रूरी है मैंने उतना ही बताया। जो टेक्निक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने की, वो भी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल, आइसोलेशन ऑफ फंजाई फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन बी अचीव बाय ईजिली बाय इनकॉर्पोरेटिंग इन दी ग्रोथ मीडियम। अगर हमें किसी फंजाई को आइसोलेट करना है तो हम पूरे के पूरे फंगल मिक्सचर को ग्रोथ मीडियम में डाल के
और उसमें एंटीबायोटिक डाल के उसका आइसोलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ स्पोरुलेटिंग, स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग, अगर हमारे पास दो बैक्टीरिया का मिक्सचर है तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो हैं उनको हम 70 से 80 डिग्री पर अगर 5 से 10 मिनट तक हीट करेंगे तो सारे वेजिटेटिव फॉर्म्स जो हैं उसकी डेथ हो जाएगी और जो स्पोर वाले बैक्टीरिया है केवल वही जिंदा रहेंगे। तो इस तरह से स्पोरिंग और नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया के मिक्सचर को हीट करके स्पोरिंग बैक्टीरिया को अलग किया जा सकता है, केवल वही जिंदा बचेंगे। फिर इसके बाद आपने मिक्सचर को आइसोलेट कर लिया, फिर आपको स्टरलाइज और डिसइंफेक्ट करना है। आपको मैं शुरू से बताते आ रही हूँ कि जो स्टरलाइजेशन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है ना। चाहे प्लांट कल्चर हो, चाहे एनिमल कल्चर हो, चाहे माइक्रोबियल कल्चर हो, आप अगर कुछ भी चीज़ का कल्चर कर रहे हैं तो उसका स्टरलाइजेशन, जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनका स्टरलाइजेशन, आपके मीडिया का स्टरलाइजेशन, आपके कल्चर का स्टरलाइजेशन, स्टॉक का स्टरलाइजेशन, हर उस चीज़ का जो कल्चर की प्रक्रिया में यूज़ हो रही है सबका स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टरलाइजेशन जो है ये ड्राई हीट से होता है। ओवन में आप ड्राई हीट दे के स्टरलाइज कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट से होता है, आप ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं 15 LBS पे 15 से 20 मिनट, और ऑटोक्लेव से मॉइस्ट हीट से आप कर सकते हैं उसको स्टरलाइज, या फिर रेडिएशंस UV या एक्सरेज देकर भी स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। बट स्टरलाइजेशन यदि नहीं करेंगे आप तो आपका जो कल्चर है उसमें कोई भी कंटेमिनेशन, कोई भी अचाहत तत्व लग सकता है और आपका कल्चर खराब हो सकता है। तो स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप कल्चरिंग कैसे करेंगे? मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूजफुल बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कल्चर्ड ऑन अ सॉलिड मीडियम और अ लिक्विड मीडियम। मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि मीडिया जो है वो कंसिस्टेंसी पे मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड जेली जैसा, जिसको हम सॉलिड मीडिया की कैटेगरी में काउंट करते हैं। बिल्कुल सॉलिड ऐसा टेबल जितना सॉलिड तो मीडिया कभी भी नहीं होगा। सेमी सॉलिड जैसी जेली होती है ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है मीडिया का। तो या तो सेमी सॉलिड होगा मीडिया या फिर लिक्विड होगा। अगर सॉलिड है मीडिया तो वो अगार की प्रेजेंस के कारण मीडिया सॉलिड होता है, और जिस मीडिया में अगार नहीं होता वो लिक्विड मीडिया कहलाता है, जिसको हम ब्रॉथ कहते हैं। ठीक है, मीडिया में सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट होने चाहिए फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए मीडिया में सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होने चाहिए। सॉलिड मीडियम जो है वो अगार को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट करके बनाया जाता है ना। मतलब सॉलिड मीडियम हम कैसे अगार को लेकर उसको मेल्ट करके और फिर उसको 45 डिग्री पे सॉलिडिफाई कर लें तो हम सॉलिड मीडियम और बाकी की इंग्रेडिएंट्स डाल दें मीडिया के, तो सॉलिड जो सेमी सॉलिड मीडियम मैं कह रही थी वो बन जाएगा, है ना। देन मीडियम विच इज स्टिल इन मोल्टेड स्टेट इज पोर्ड इनटू अ सूटेबल कंटेनर। एक्चुअली ये क्या बता रहे हैं, कल्चर करने की प्रोसेस बता रहे हैं। कल्चर करने की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको PTC और इसमें बताया था कि मीडिया के डब्बे के पीछे एक कंसनट्रेशन लिखी होती है, उसे पानी में घोल लीजिए। मैंने पूरा प्रोसेस मीडिया बनाने का बताया। फिर उसको वार्म करिए, फिर इसको कॉटन प्लग करिए, फिर उसको एक कागज से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करिए और ऑटोक्लेव करिए। उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसे बैटरी प्लेट में पोर कर दीजिए। इस प्रोसेस को हम पोरिंग कहते हैं। मीडिया को अनमोल्टेड स्टेट में जब हम बैटरी प्लेट में डालते हैं तो इस प्रोसेस को हम पोरिंग कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। पोर कर देंगे, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो मीडिया क्या है, सॉलिड, हल्का हल्का सॉलिडिफाई हो जाएगा। देन इसके बाद इसको इनॉक्यूलेशन नीडल को आप स्टरलाइज करेंगे, ठंडा करेंगे, उसे कल्चर में ठंडा करने के बाद डिप करेंगे। स्टरलाइज हीट करते हैं, जैसे इनॉक्यूलेशन नीडल को आप हीट करेंगे पहले, ताकि जो भी कंटेमिनेशन है इनॉक्यूलेशन नीडल पे वो ख़त्म हो जाए। हीट करने के बाद आप कूल करेंगे। कूल इसलिए करते हैं ताकि एकदम गर्म नीडल को अगर आप कल्चर में डिप कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद ठंडा करने के बाद आप इस नीडल को आपके पास जो प्रिपेयर्ड कल्चर है, जो स्टॉक कल्चर है, उसमें डिप करेंगे, उससे कॉलोनीज लेंगे और मीडिया के साइड पे क्या कर देंगे, स्ट्रीक कर देंगे। अब ये स्ट्रीकिंग की जो प्रोसेस है ये तो मैं तुम्हें ऑनलाइन नहीं समझा सकती, मैं जब तुम ऑफलाइन मिलोगे तभी बताऊंगी कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टेल 4 चरणों में स्ट्रीकिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। और फिर उसे बैटरी प्लेट पर उसको इनॉक्यूलेट करने के बाद कल्चर को आप ढक के रख देंगे इंक्यूबेटर में। जो बैक्टीरिया आप कल्चर करना चाह रहे हैं वो कितने टेम्परेचर पे ग्रो करेगा
उतने टेम्परेचर पे आप रख देंगे। जैसे ई कोलाई को हम रखते थे 37 से 42 में, 42 के आसपास अच्छा ग्रो करता था ई कोलाई। स्यूडोमोनास अगर दूसरा बैक्टीरिया था वो 4 डिग्री के ऊपर ग्रो होता, स्यूडोमोनास सॉरी पुटीडा एरोजिनस 42 पे होता था, पुटीडा अलग टेम्परेचर पे होता था, है ना। तो इस तरह से हर बैक्टीरिया का, हर फंजाई का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो उसको मीडिया पे इनोकुलेट करने के बाद उसे पर्टिकुलर अलग अलग टेम्परेचर पर आप इंक्यूबेट कर देंगे, और जो भी न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हों वो न्यूट्रिएंट्स उसे मीडिया प्रोवाइड करेगा। हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कल्चर करने का मीडिया भी अलग अलग होता है, ठीक है। सबका कल्चर एक ही मीडिया पे पॉसिबल नहीं है, आगे दिया है मैंने। फिर कल्चर आ गया तो आप कल्चर को प्रिजर्व कैसे करेंगे, या तो आप लो टेम्परेचर पे 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर पे अगार में लिक्विड मीडियम में उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या -18 डिग्री से -80 डिग्री तक फ्रीजर्स में, या -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में आप प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। फ्रोजन कल्चर को आप सेवरल ईयर्स तक स्टोर कर सकते हैं बिना किसी लॉस के, है ना। बेस्ट मेथड फॉर कल्चर है लाइफोलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग। फ्रीजर में अगर आप उसको ड्राई करेंगे तो ये सबसे अच्छा मोड है उसे प्रिजर्व करने का। और कुछ प्रोटेक्टिव एजेंट जैसे कि स्किम्ड मिल्क, सुक्रोज, ये सब आप उसमें डाल दीजिए, लाइफोलाइजेशन टेक्निक से ये सब डाल दीजिए, तो अच्छे से आपका जो कल्चर है वो प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे वाइल्स में सेल सस्पेंशन जो है वो बना के, अब सेल सस्पेंशन बनाना भी जब आप ऑफलाइन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कल्चर का सस्पेंशन बना के उसे ड्राई आइस और एसीटोन लिक्विड नाइट्रोजन से मिक्स करके हम उसे सेव कर सकते हैं। वाइल को जो है वो वैक्यूम में हम ट्रीट करें, जिसके अंदर हम कल्चर को स्टोर कर रहे हैं उसको वैक्यूम में उसकी हवा निकाल के उसको पूरा मतलब वैक्यूम करके वैक्यूम ट्रीटमेंट देके सील करके और लो टेम्परेचर पे स्टोर करें, है ना। और अगर हमारी स्टोरेज टेक्निक प्रॉपर है तो हम बहुत लंबे समय तक बैक्टीरियल कल्चर को स्टोर कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कई बार हम जो कल्चर करने की प्रोसेस है उसमें हमें बैक्टीरियल डाइल्यूशन बनाना पड़ता है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए पहली बार मैंने 9 ml डिस्टिल वाटर लिया और 1 ml उसमें बैक्टीरियल कल्चर डाला, ठीक है। इसको मिक्स कर लिया। अब ये जो मेरा पूरा 10 ml का कंसंट्रेशन बन गया ना, जो अगली मैं डाइल्यूशन सीरीज बनाऊंगी उसमें 9 ml वाटर लूँगी और 1 ml ये जो फर्स्ट मैंने टेस्ट ट्यूब बनाई थी जहाँ 9 ml मैंने वाटर लिया था और 1 ml पूरा बैक्टीरियल कल्चर लिया था, इसका 1 ml मैं बी टेस्ट ट्यूब में डालूंगी। देखो समझ रहे हो, यहाँ पे जैसे इसने 1 ml का एक कॉन्सेंट्रेशन बनाया, मतलब 9 ml डिस्टिल वाटर था और 1 ml क्या था, बैक्टीरियल कल्चर। इससे मेरी टेस्ट ट्यूब ए बन गई। अब A1 कैसे बनेगी, A1 में मैं 9 ml अलग से डिस्टिल वाटर लूँगी और 1 ml इस ए टेस्ट ट्यूब का लूँगी, ठीक है। तो ये मेरी A1 बन गई। इसी प्रकार से जो A2 होगी उसमें फिर से मैं 9 ml फ्रेश डिस्टिल वाटर लूँगी और A1 टेस्ट ट्यूब का 1 ml लूँगी, है ना। तो ऐसे करते करते मेरी डाइल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बनती जाएगी और 5 टाइम्स डाइल्यूशन मैं कर पाऊँगी। जितना भी टाइम करना चाहती हूँ उतना टाइम में डाइल्यूशन जो है वो कर पाऊँगी, ठीक है। तो पहले डाइल्यूशन बना लिया, फिर पोरिंग कैसे करते हैं ये कल्चर करने के मेथड बता रहे हैं। पोरिंग करने के लिए डायरेक्टली जो मीडिया है उसके अंदर डायरेक्टली बैक्टीरियल कल्चर को डाल दिया और उसको मेल्ट करके सीधे ऐसे देखो जैसे ये पेट्री प्लेट में पोर कर रहा है ना, ऐसे पोर कर दिया। अब इसके बाद ये बता रहा है कि कैसे स्प्रेड कैसे करते हैं। तो एक टेक्निक होती है स्वैबिंग, जिसमें कि जो ईयरबड होता है या किसी कोई नीडल के एंड में हम कॉटन अच्छे से वो कर ले, हम लोग तो ईयरबड यूज़ करते हैं, उस ईयरबड को कॉटन वाले पोर्शन को अच्छे से कल्चर में डिप करा और डिप करके पेट्री प्लेट पे उसको पूरी तरफ फैला दिया। और ऐसे ही स्ट्रीकिंग मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि स्ट्रीकिंग भी एक तरीका है कल्चर करने का, प्योर कल्चर यानी एक ही स्पीशीज़ का कल्चर यदि मुझे ऑब्टेन करना है उसके लिए स्ट्रीकिंग बेस्ट तरीका है। तो उसमें क्या करेंगे कि वो एक लूप को पहले गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, कल्चर में डिप करेंगे और फिर उसे पेट्री प्लेट की साइड में स्ट्रीक कर देंगे। वो कल्चर टेक्निक्स तो आप बस अभी समझ लीजिए, अच्छे से आपको तभी समझ में आएगी जब मैं आपको लैब में करके बताऊंगी, ठीक है। देन उसके बाद सम कल्चर मेथड यूज फॉर कल्चर ऑफ डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा मीडिया यूज होता है बैक्टीरिया में, आप एक नाम याद रखिएगा, मेकांकी आगार। वैसे हमारी लैब में हम न्यूट्रिएंट आगार यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने जो मेरे रिसर्च के टाइम मंगाया था वो कुछ मेकांकी पढ़ा है तो वो भी हम कई बार इसमें यूज़ करवाती हूँ मैं इकोलाई के आइसोलेशन के लिए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं, ग्राम नेगेटिव अभी आगे अपन देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, उनके कल्चर में मेकांकी आगार, जैसे इकोलाई के कल्चर में मेकांकी आगार यूज़ किया जाता है।
देन ईओसिन मिथिलीन ब्लू बैक्टीरिया के कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। देन फंजाई के लिए ब्रेन हीट इन्फ्यूजन अगार यूज़ किया जाता है। देन कपाक्स अगार यूज़ किया जाता है। ईस्ट के लिए गोरोडाओ का अगार मॉडिफाइड यूज़ किया जाता है ना। वाईडीपी भी यूज़ किया जाता है सैक्रोमाइसिस सर्विशिया के लिए। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग जो कल्चर मीडिया हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके कल्चर के लिए। अब क्यों किया जाता है माइक्रोबियल कल्चर? तो माइक्रोबियल कल्चर जो है वो मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, लैक्टिक एसिड, ब्यूटेनॉल, राइबोफ्लेविन, इन सब एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ना। बहुत सारे एंटीबायोटिक, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम, ये ऐसे इनकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ना। माइक्रोबियल कल्चर हैज़ फाउंड देयर एप्लीकेशन नॉट ओनली इन द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ माइक्रोबियल कल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो केवल मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में नहीं है मगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन में भी है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो टॉक्सिक केमिकल्स है उनको किसी यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं माइक्रोबियल कल्चर, उनका इस्तेमाल बहुत सारे माइक्रोब्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है, यानी किसी हजार्डियस, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी होता है। फिर कल्चर ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, है ना। नॉन माइक्रोबियल गुड जैसे इंसुलिन, इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन के लिए। माइक्रोबियल कल्चर आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। माइक्रोबियल कल्चर को भी सिंगल सेल प्रोटीन के कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन है जो कि स्पायरुलिना एल्गी को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो कि बहुत प्रोटीन लेवल कंटेंट जिसमें बहुत हाई होता है और बहुत सारे फूड्स का वो मतलब उसमें को ऐड किया जाता है फूड्स में। तो माइक्रोब का ही इस्तेमाल करके सिंगल सेल प्रोटीन बनाया जाता है। स्पायरुलिना एल्गी है एक प्रकार की, उसको इस्तेमाल करके सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया जाता है। और बायोमास प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जितने भी ये मिथेनोजिन्स होते हैं, आर्किया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस फॉर्मेशन में, है ना। दे आर यूज टू इलेक्ट्रीफाई। बायोगैस से जो लाल चिमनियाँ होती हैं उसकी जो लाइट होती है वो मोस्टली बायोगैस से ही चलती है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर से रिलेटेड। देन कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।